रेतपुर गांव में सुखिया नाम का एक आदमी रहा करता था। सुखिया के पास एक ऊंट थी। सुखिया गांव में घूमने आए मुसाफिरों को अपने ऊंट की सवारी कराया करता था। एक दिन सुखिया अपने 20 साल के बेटे मोहन से कहता है, मोहन, तुम दिन भर घर बैठे रहते हो, क्यों ना मेरे साथ चलकर मेरे काम में हाथ बटाया करो। अब्बू, किसी जमाने में हमारे घर में हमारे पास 20 ऊंट हुआ करते थे। आज सिर्फ एक ऊंट रह गया है, उससे हमारी आमदनी ही कितनी हो पाती है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो मोहन, लेकिन हम कर क्या कर सकते। अब्बू, कल को हमें पूजा का निकाह करना है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस आमदनी में उसकी निकाह नहीं हो सकती। लेकिन हम करें क्या मोहन। अब्बू, कस्बे के दबंग बलराम ने बेईमानी से हमारे सारे ऊंट छीन लिए। अब उसकी सारी नजरें हमारे इस आखिरी ऊंट पर है। सोचिए अब्बू, अगर वो इस ऊंट को भी हमसे छीन लेगा तो फिर हम क्या करेंगे। मोहन की बात सुनकर सुखिया घर से बाहर निकल गया कि तभी रेतपुर का दबंग बदमाश बलराम का नौकर हीरा सुखिया के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था सुखिया। क्या हुआ भाई, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। गलती तो तुम्हारे अब्बू से हुई थी सुखिया, जिसने हमारे मालिक बलराम से अच्छा खासा कर्ज लिया था, जिसका ब्याज तुम आज तक चुका रहे हो। बलराम सेठ ने तुम्हें याद किया है। कुछ ही देर में सुखिया बलराम की हवेली के अंदर बलराम के सामने खड़ा होता है। सुखिया, इस महीने के ब्याज के रुपए मुझ तक नहीं पहुँचे। बलराम सेठ, मैं अपने अब्बू का कर्ज चुका चुका कर कंगाल हो गया हूँ। आपने हमारी पुरखों की हवेली मुझसे छीन ली, मेरे 20 ऊंट भी मुझसे छीन लिए और मेरे पास अब एक ही ऊंट बचा है। इसीलिए अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो एक ऊंट है ना, वो मुझे दे दो। ऐसी बेईमानी मत कीजिए बलराम सेठ, उसी ऊंट से तो मेरा घर चल रहा है। मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। देखो, तुम्हारी बीवी तो पहले ही मर चुकी है सुखिया, और तुम्हारा बेटा 20 साल का हो चुका है। उसे मेहनत मजूरी करने को क्यों नहीं कहते। बलराम सेठ, मैंने तुम्हारे जितने भी अत्याचार सहने थे सह लिए, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुखिया वहाँ से चला गया। सुखिया बलराम की हवेली से कुछ ही दूर चला था कि तभी एक ट्रक उसे कुचलता हुआ चला गया। सुखिया की मौके पर ही मौत हो गई। सुखिया के बेटे मोहन ने अपने पापा का अंतिम संस्कार कर दिया और घर पर आकर फूट फूट कर रोने लगा। रो मत भैया, अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा। पापा के बाद आप ही मेरा सहारा हो भैया। अपनी बहन की बात सुनकर मोहन खामोश हो गया। अगले दिन मोहन सोकर उठा ही था कि तभी बलराम कुछ गुंडे लेकर वहां आ पहुंचा। अपना घर खाली कर दो मोहन, और चुपचाप अपना ऊँट मुझे दे दो। तुम्हारा वो ऊँट मेरे ब्याज की आखिरी किश्त होगी, और तुम्हारे घर तुम्हारे पुरखों द्वारा लिए गए कर्ज की असली कीमत, जो कि मैंने तुम्हारे दादा को दी थी। मैं तुमसे नहीं डरता बलराम। तुमने न जाने अब तक कितने ही कस्बे के असहाय और गरीब आदमियों की झूठ बोलकर हड़पी है, और मेरे दादा के देहांत के बाद तुमने मेरे अब्बू को भी बर्बाद कर दिया। अबे तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे बच्चे, मेरा मुकाबला करोगे। मेरा मुकाबला तो तुम्हारे अब्बू और दादा भी नहीं कर सके, तो तुम क्या खाक करोगे। इतना बोलकर बलराम अपने गुंडों से कहता है, देखते क्या हो, मोहन के घर पर कब्जा कर लो और मोहन और उसकी बहन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। बलराम के गुंडों ने मोहन और उसकी बहन पूजा को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया। दुष्ट पापी, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया। कम से कम हमें हमारे घर से हमारे पापा की कुछ आखिरी निशानियां तो ले जाने देता। पूजा ने इतना कहा ही था। बलराम पेंटिंग पूजा के हाथ में पकड़ाता हुआ कहता है, तुम्हारे अब्बू को अपना ऊँट बहुत प्यारा था, लेकिन हम तो तुम्हें तुम्हारा ऊँट नहीं दे सकते। लेकिन तुम ये ऊँट का तस्वीर लेकर जा सकते हो। इस ऊँट का तस्वीर देखकर अपने अब्बू को याद करना,
पूजा उस तस्वीर को पकड़कर अपने भाई मोहन के साथ रोती हुई वहाँ से चली गई। वो दोनों गांव की सीमा पर पहुँचे ही थे कि तभी गांव के मुखिया ने उन दोनों को रोक लिया। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों आज से मेरे घर पर रहोगे। नहीं मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान नहीं ले सकता। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे दादा ने मेरे अब्बू पर बहुत एहसान किए थे, अब ना मत करना। मुखिया मोहन और पूजा को अपने घर पर लेकर आ गया। रात में पूजा अपने पापा को याद करके रो रही थी कि तभी उसके कानों में एक ऊंट की आवाज टकराई। यहाँ तो आसपास कोई भी ऊंट नहीं है, फिर यह आवाज कैसी? कुछ वक्त बाद उसके कानों में ऊंट के बोलने की लगातार आवाजें टकराने लगीं। पूजा ने देखा कि वो आवाजें तस्वीर के अंदर से आ रही थीं। पूजा ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो वो हीरे का ऊंट तस्वीर के अंदर एक रेगिस्तान में चला जा रहा था। पूजा अपने भाई मोहन को बाहर बुलाकर लाती है। क्या हुआ पूजा? भैया, ये देखिए, इस तस्वीर में हीरे का ऊंट चल रहा था और बोल भी रहा था। मोहन उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। जैसे ही मोहन ने उस तस्वीर में बने हीरे के ऊंट को हाथ लगाया, अचानक वो हीरे का ऊंट तस्वीर से बाहर निकल आया। ये देखकर पूजा और मोहन की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं जादुई हीरे का ऊंट हूँ जो तुम्हारे दादा ने एक जादू की नगरी से खरीदा था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने मुझे इस तस्वीर के अंदर बंद कर दिया था और मुझसे कहा था कि जब उनका पोता इस तस्वीर को हाथ लगा देगा मैं तब बाहर आ जाऊंगा। इस मंजर को मुखिया भी देख रहा था। मुखिया वहाँ आकर मोहन से कहता है, मोहन, मेरे अब्बू कहा करते थे कि तुम्हारे दादा के पास कुछ चमत्कारिक ताकत भी थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू को इस बात पर यकीन नहीं था। तभी वो हीरे का ऊंट अपने मुंह से हीरे उगलने लगा। इन हीरो को बाजार में बेचा ना, तुम कोई आम इंसान के पोते नहीं हो। मोहन उन हीरो को अगले दिन बाजार में बेच आया। कुछ ही दिनों में मोहन ने रेतपुर गांव के सभी गरीब और असहाय लोगों के कर्जे चुकता करके बलराम के हाथों उनकी जमीन और उनकी संपत्ति छुड़ाकर वापस कर दी। आखिर ये सब माजरा क्या है? इस मोहन के पास आखिर इतनी दौलत कहाँ से आ गई? मैंने तो उसे और उसके अब्बू को कंगाल कर दिया था। बलराम सेठ, पूरे रेतपुर कस्बे में चर्चा है कि मोहन के पास एक हीरे का ऊंट है। जब से वो हीरे का ऊंट मोहन के पास आया है, सुना है कि वो हीरे का ऊंट अपने मुंह से हीरे उगलता है। यकीन तो मुझे भी नहीं था। मोहन भी अपने अब्बू की तरह बेवकूफ है। मोहन ने सारे कस्बे का जायदाद मुझे 2 गुने पैसे देकर छुड़वा ली, लेकिन उसने अभी तक अपने 20 ऊंट और हवेली नहीं छुड़वाई। अब तुम देखना कि मैं उसे कैसे अपनी बातों में फंसाकर उससे उसका हीरे का ऊंट हासिल करता हूँ। अगले दिन बलराम अपने नौकर हीरा के साथ मोहन की हवेली में पहुंच गया। तुम तो अपने अब्बू के मौत पर उस दिन बड़े आंसू बहा रहे थे। अरे बेवकूफ, जब तुम्हारे पास वो हीरे का ऊंट आ ही गया था तो तुम्हें सबसे पहले अपने अब्बू की जायदाद को छुड़वाना चाहिए था, ना कि उन कस्बे वालों की जायदाद को। मैं इसी बारे में आपके साथ बात करने वाला था सेठ। बोलिए, मेरे 20 ऊंट और मेरे पूर्वजों के हवेली की कीमत क्या है? मैं तुम्हारे 20 ऊंट और हवेली वापस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले तुम्हें अपना हीरे का ऊंट मुझे देना पड़ेगा। बलराम की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने हीरे का ऊंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरी सारी जायदाद के साथ साथ अपनी भी सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। मुझे मंजूर है। अगले दिन बलराम ने
मोहन के पूर्वजों की हवेली मोहन के नाम कर दी और उसके सारे ऊंट भी उसे वापस कर दिए और साथ ही साथ अपनी सारी संपत्ति भी मोहन के नाम कर दी। ये लो बलराम सेठ, मेरी हीरे का ऊंट आज से तुम्हारा हो गया। बलराम अपने साथी हीरा के साथ उसके ऊंट को मोहन की हवेली से लेकर चला आया। देखा तुमने हीरा, मोहन भी अपने अब्बू की तरह मूर्ख निकला। अब तुम देखना कि मैं कैसे हीरे के ऊंट से हीरे निकलवा कर मोहन से भी ज्यादा रईस बन जाऊंगा। इतना कहकर बलराम उस ऊंट से कहता है, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अब जल्दी से अपने मुंह से हीरे उगलो। मगर बलराम की बात सुनकर ऊंट हीरे की बजाय मिट्टी उगलने लगा। ये देखकर बलराम गुस्से से कहता है, अरे मैंने तुमसे हीरे उगलने को कहा था, तुम तो मिट्टी को उगलने लगे। जल्दी से हीरे उगलो। बलराम के बार बार कहने पर भी जादुई हीरे का ऊंट मिट्टी ही उगल रहा था। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, जादुई हीरे के ऊंट? अगर तू हीरे नहीं उगलेगा तो क्या हुआ? तेरे जिस्म पर लगे हुए हीरे उखाड़ कर मैं अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। जैसे ही बलराम ने हीरे के ऊंट पर लगे हुए हीरों को हाथ लगाया, हीरे का ऊंट गायब हो गया। हीरे के ऊंट को गायब होते देख बलराम घबराते हुए हीरा से कहता है, ये तो गायब हो गया। बलराम सेठ, मुझे लगता है कि मोहन ने आपको बेवकूफ बनाया। तभी बलराम और हीरा के कानों में मोहन की आवाज आती है, अब ये बलराम सेठ नहीं बल्कि भिखारी हो गए हैं। ये सब क्या है मोहन? वो हीरे का ऊंट कहाँ गया? उस हीरे के ऊंट को जहाँ जाना था वो चला गया। इतना कहकर मोहन वही तस्वीर बलराम को दिखाने लगा। उस तस्वीर में वही हीरे के ऊंट का चित्र बना हुआ था। जिस जादुई हीरे के ऊंट को तुम अपनी सारी जायदाद देकर मुझसे ले गए थे, वो जादुई हीरे का ऊंट मेरे दादाजी ने जादुई नगरी से खरीदा था। जब वो ऊंट इस तस्वीर से बाहर आया था, तब उसने मुझे ये बताया था कि मेरे दादा ने आपसे कुछ कर्ज नहीं लिया था। तुमने मेरे अब्बू से झूठ बोला था और इसी जादुई हीरे के ऊंट ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे तरकीब बताई थी। और एक मजे की बात मैं बताऊं कि ये जादुई हीरे का ऊंट सिर्फ मेरे हाथ लगाने से ही बाहर आ सकता है, क्योंकि ये मेरा हीरे का ऊंट है, तुम्हारा नहीं। अब तुम पूरी जिंदगी गरीबी में काटोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि गरीब की जिंदगी कैसी होती है। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया। बलराम और हीरा दोनों कंगाल हो चुके थे। सिम्बापुर शहर में आर्यन अपनी बीवी जिया के साथ अपने भैया भाभी के साथ रहता था। आर्यन की भाभी प्रीति काफी नकचड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आर्यन और जिया उसके साथ उसके घर में रहें। इसीलिए वो हमेशा अपने पति संदीप से इसकी शिकायत किया करती थी। कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसकी बीवी के साथ रहना नहीं पसंद है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें पिताजी के छोड़े हुए जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद ही यही चाहता हूँ भाग्यवान, इसीलिए आज मैं कोर्ट में जाकर आया हूँ और एक वकील को घूस खिलाकर एक फर्जी वसीयत के कागज तैयार कर दिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब्बू जाने से पहले सारी चीजें मेरे नाम कर गए थे। अब बस कल सुबह की देर है। वाह पतिदेव, क्या तरकीब लगाई है आपने। आर्यन और जिया बर्ताव के बहुत अच्छे थे। घर का सारा काम जिया अकेले किया करती थी और आर्यन अपने पापा की बिरयानी की दुकान में काम किया करता था। अगले दिन का सूरज उगता है। संदीप और प्रीति आर्यन और उसकी बीवी दोनों को घर से निकाल देते हैं। भैया, ये आप नहीं कर सकते। दीदी, हमसे क्या भूल हो गई? आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, बस मेरे घर पर वापस मत आना। और आर्यन, तुम्हें काम पर आने की अभी जरूरत नहीं है। उस बिरयानी की दुकान को भी अब्बू मेरे नाम पर करके गए हैं। अब जाओ तुम दोनों और खुद का कुछ कर लेना, लेकिन वापस यहाँ मत आना, समझे? रहने की ही बात है तो थोड़े दिन किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाना।
गरीब लोग वहीं पर तो सोते हैं। आर्यन अपनी बीवी को सिम्बापुर रेलवे स्टेशन चला जाता है और खाने के लिए कुछ चीजें लेता है। वो पूरा दिन उसी रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं। ना सिर पर छत, ना बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, खाना भी कम हो रहा था। हम खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम फिक्र मत करो, यही ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। आर्यन थोड़ी दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है। खाना, खाना, किसी के पास कुछ खाना है तो खाना दे दो। मेरी बीवी भूखी है, खाना दे दो, कोई तो कुछ दे दो। आर्यन अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आर्यन के पास आकर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मम्मी ने मुझे आज बिरयानी और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ऊपर वाले से मेरी ये दुआ है। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग औरत कमजोरी की हालत में लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आर्यन उसे देखकर रुक जाता है और बुजुर्ग औरत से कहता है, जी अम्मी जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था जिससे मेरी बेगम का पेट भर जाए। तुम नेक इंसान हो, तलाशा हर जगह तुम्हें, उसी तरह से जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढता हो। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज इस समंदर में मुझे मोती मिल गया। वो बुजुर्ग औरत अचानक से परी में तब्दील हो जाती है। जिस बच्ची ने तुम्हें आज टिफिन दिया था वो मैं ही थी बेटा। भूखमरी की भी हालत में तुमने मुझे खाना दिया। अब से तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। धीरे धीरे सब जो तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो आर्यन। परी जादू से वहाँ स्टेशन पर एक दुकान खड़ी कर देती है जिस पर मोमोज बिरयानी लिखा होता है। कल से तुम यही बेचोगे, इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएगा वो उसका दीवाना हो जाएगा। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। आर्यन जिया को जाकर खाना देता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, सबने कहा और सुना है, मगर आज जो हमारे साथ हुआ है वो प्रमाण है कि ये बात गलत है। अगले दिन आर्यन और जिया दोनों दुकान में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही मोमोज बिरयानी बनाने की चीजें वहाँ पर 2 पेटियों में रखी हुई थी और साथ ही वहाँ पर एक पर्ची भी थी जिसमें मोमोज बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। यहाँ तो पहले से ही चीजें रखी हुई है। हम इस बिरयानी को सबके लिए बेचेंगे। इसे गरीब भी खरीद सकता है और रईस भी। इस बिरयानी को हम 5 रुपयों में बेचेंगे। सही कहा आपने। आर्यन और जिया मोमोज बिरयानी बना लेते हैं और उस मोमोज बिरयानी को रेलवे स्टेशन पर 5 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त बाद वहाँ कई सारे लोग उनकी बनाई हुई मोमोज बिरयानी खाने चले आते हैं। बेटा, शुक्रिया, तुमने हम गरीबों को अपने ध्यान में रखकर ये अनोखी मोमोज बिरयानी 5 रुपयों में बेचना शुरू कर दी। हमने भी दिन सहे हैं, हमें पता है कि कैसा लगता है। आप बेफिक्र रहिए और ये बताइए कि आपको और बिरयानी चाहिए क्या, क्योंकि उसके लिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आर्यन और जिया की मोमोज बिरयानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। सब लोग उसकी दुकान पर 5 रुपए की मोमोज बिरयानी खाने आने लगे। कई शहरों के रईस लोग भी 5 रुपए वाली मोमोज बिरयानी खाने आते और उसे कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर हवा की तरह संदीप और प्रीति तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पतिदेव? आर्यन और जिया फिर से रईस बनते जा रहे हैं। उन्हें कई सारे शहर के धनवान लोग उस बिरयानी को खाकर ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं उन्हें। जानता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हमने उससे छीन लिया था, तब उसके पास ये दुकान खोलने के पैसे कैसे आ गए?
और इतने पैसे कैसे आ गए कि वो बिरयानी को 5 रुपयों में बेच रहा है? हम दोनों को जाकर देखना पड़ेगा भाग्यवान। मगर वो हमसे बात भी करेगा क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसका दिल बहुत मुलायम है, वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता है। संदीप और प्रीति दोनों आर्यन और जिया से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आर्यन, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। जिया, मुझे भी माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे दीदी, कोई बात नहीं, बुरा तो हमारे साथ हुआ मगर हम टूटे नहीं और आप हमारे पास आ गए। मैं अभी कह सकती हूँ, परिवार हमसे झूठे नहीं। संदीप भैया, हमने आप दोनों को माफ किया। मैं आप दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता हूँ। आर्यन दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता है। संदीप बातों बातों में आर्यन से मोमोज बिरयानी की दुकान का राज पूछता है और आर्यन अपने भाई पर भरोसा करके उसे बता देता है। भैया, हम 5 रुपए में इस मोमोज बिरयानी को इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इस दुकान में 2 पेटियां हैं जिसमें हर रोज अपने आप मोमोज बिरयानी बनाने की चीजें अपने आप आ जाती है और पर्ची में मोमोज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मोमोज बिरयानी खाने में इतनी अच्छी लगती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोमोज बिरयानी के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, लेकिन हम आगे भी तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे। संदीप और प्रीति घर लौट जाते हैं। कहा था ना मैंने, वो ज्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता। और देखा किस तरीके से मैंने उससे सब उगलवा लिया। वो 2 पेटियां और वो पर्ची, हमें बस वही चाहिए, फिर हम भी मोमोज बिरयानी बेचेंगे और वो भी ज्यादा पैसे में। सोचो सोचो पतिदेव, कितने पैसे होंगे हमारे पास। कुछ योजना बनाओ। मैंने रास्ता सोच रखा है भाग्यवान, बस तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन रात को आर्यन और जिया अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं और संदीप और प्रीति रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसने आर्यन को मोमोज और बिरयानी की टिफिन दी थी। मैं रास्ता खो चुकी हूँ, अंकल जी मेरी मदद कीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए। ए लड़की, यहाँ से भाग, जा यहाँ से, किसी और से मदद मांग। अरे, एक बच्ची यहाँ कैसे आ गई? समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। वो बच्ची रोते रोते वहाँ से चली जाती है। संदीप और प्रीति आर्यन की मोमोज बिरयानी की दुकान पर पहुँचते हैं। देखो, यही है वो पेटियां जिसमें हर दिन उस अनोखी मोमोज बिरयानी बनाने की चीजें अपने आप आ जाती हैं। और वो रही पर्ची जिसमें उस मोमोज बिरयानी बनाने को तरीका लिखा है। कितना भोला है मेरा भाई, ऐसी चीज को इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकता है। बेवकूफ भाई है मेरा, इसीलिए मैं बहुत रईस हो जाऊंगा। संदीप और प्रीति उन दोनों पेटियों और पर्ची को उठाकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक बुजुर्ग औरत नजर आती है जो उन दोनों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, पेटी में से कुछ खाने के लिए दे दो। नहीं नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो बुजुर्ग औरत परी में तब्दील हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है, मैंने 2 बार रोकने की कोशिश की तुम दोनों को अपने कहर से बचाने की, मगर लालच को मैंने तुम्हारे अंदर वास करते देखा। नहीं मिलेगी माफी तुम दोनों को इस गुनाह की। रईस होना था तुम दोनों को, अब सब छीन लिया जाएगा तुमसे। कूदता तुम्हारा मन पैसा देखकर, अब कूदते रहना जिंदगी भर एक मेंढक की तरह। संदीप और प्रीति मेंढक में तब्दील हो जाते हैं। अगली सुबह होती है, आर्यन अपनी दुकान खोलता है और उसे वो दोनों पेटियां अपनी जगह पर ही मिलती हैं, जैसे पिछली रात को कुछ हुआ ही ना हो। शहर में आर्यन आगे और कई सारी जगहों पर
अपनी 5 रुपए की मोमोज बिरयानी की दुकान खोल लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है।